Hello everyone. Today we will discuss about marine insurance. In last video we discussed about fire insurance. Fire insurance means safety against fire. मरीन इंश्योरेंस लाइक कई बार क्या होता है, जो भी गुड्स हैं वो वन कंट्री टू अदर कंट्रीज जाती हैं और वो जाती हैं सी वे से, समुद्र के रास्ते से, पानी के रास्ते से। अब क्या है, शिप के थ्रू जब गुड्स जा रही हैं तो रास्ते में अगर किसी वजह से गुड्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, या तो शिप डूब गया, या फिर शिप में आग लगी, शिप का नुकसान हो गया, या फिर शिप में जो गुड्स थी उसका नुकसान हो गया, तो उससे मतलब उस रिस्क से बचने के लिए कौन सा इंश्योरेंस बना? मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? इट इज अ इंश्योरेंस इन विच इंश्योरर promise the insured to compensate the losses if any caused by marine perils। कि अगर कोई भी शिप जा रहा है रास्ते में, समुद्र के रास्ते से, सी वे से, तो उसकी वजह से अगर रास्ते में कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए हम लेते हैं मरीन इंश्योरेंस। क्या क्या रीज़न हो सकता है गुड्स के डैमेज होने का? कोलिजन ऑफ शिप, कि आपका शिप क्या हो गया, किसी ग्लेशियर के साथ टकरा गया और शिप क्या है, डैमेज हो गया, तो उस वजह से क्या है, जो भी लॉस होगा कंपनी आपको वो पे करेगी अगर आपने मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। या फिर क्या होता है, कई बार जो पायरेट्स होते हैं उनका अटैक हो जाता है। पायरेट समझते हो क्या होता है? जो भी समुद्री लुटेरे होते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसी जगह होती है कंट्री के अंदर जहाँ पर स्पेशली उनको ये पता है कि यहाँ से जैसे ही कोई शिप क्रॉस करेगा तो हमने उस शिप पर अटैक करना है, जो भी गुड्स होंगी या फिर क्या है, जो भी उनके पास गोल्ड हो, मनी हो, वो क्या करते हैं, जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, वो उन चीज़ों को छीन लेते हैं। उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो क्या है, कंपनी क्या करती है, एक पर्सन क्या करता है, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता है ताकि इन लॉसेस से क्या हो, उसको सेफ्टी मिले, उसको प्रोटेक्शन मिले। तो ये था मरीन इंश्योरेंस। ठीक है। इसी तरह क्या होता है, साइक्लोन आते हैं, साइक्लोन की वजह से भी क्या होता है, शिप पलट जाता है, या फिर शिप की जो भी डायरेक्शन है वो थोड़ी सी मूव कर जाती है और उसके अंदर पड़ी हुई जो गुड्स हैं उसकी भी जो भी प्लेस होता है वो भी अपने प्लेस से थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं और गुड्स क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम लोगों ने करवा रखी है, अगर एक पर्सन ने करवा रखी है तो उसको क्या मिलती है, सेफ्टी मिलती है। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस। फर्स्ट आता है कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस क्या होता है, जो गुड्स, ठीक है, मतलब एक शिप के अंदर जो गुड्स रखी गई हैं, जो गुड्स लेकर जाई जा रही हैं, अगर हम उन गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर हम उन गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि जो भी रिस्क है रास्ते में, जो भी रिस्क हो सकता है, फायर रिस्क हो सकता है कि शिप में आग लगी, या फिर चोरी होगी, या फिर किसी ने, कोई भी एनिमी था, एनिमी कंट्रीज थी, उन्होंने क्या किया, जो मतलब फॉरफिच कर ली गुड्स को, मतलब जब्त कर ली, ले ली, तो उस वजह से क्या होता है, गुड्स का लॉस हो जाएगा, गुड्स क्या है, डैमेज हो जाएंगी। तो उसके लिए जो हम इंश्योरेंस लेते हैं उसे हम बोलते हैं कार्गो इंश्योरेंस। शिप में जो गुड्स होंगी, जब हम उन गुड्स का इंश्योरेंस लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्गो इंश्योरेंस।
सेकंड आता है हल इंश्योरेंस। अब क्या होता है, जैसे हमने कहा कि साइक्लोन आ गया, शिप डूब गई, या फिर क्या हुआ किसी ग्लेशियर के साथ शिप टकरा गई, शिप डैमेज हो गया। अब कोई शिप ऐसा तो है नहीं ना कि कुछ 1000 में आएगी, बट 10,000 की 20,000 की शिप बन जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना। कितनी महंगी शिप्स होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं। तो शिप के भी तो डैमेज होने के चांसेस है ना। अगर हम गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसे हम बोल रहे हैं कार्गो इंश्योरेंस, ठीक है। इसी तरह क्या करती है कंपनी, शिप का भी इंश्योरेंस करवा लेती है। जैसे गुड्स का इंश्योरेंस होता है कि गुड्स डैमेज ना हो जाए, तो इसी तरह शिप का भी इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो जब हम शिप का इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हल इंश्योरेंस। वो कौन सा इंश्योरेंस हो जाता है, हल इंश्योरेंस। ओके, उसके बाद आता है हमारा थर्ड, फ्रेट इंश्योरेंस। अब क्या होता है, मान लो एक पर्सन को गुड्स को क्या करना है, भेजना है एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो शिप के वे से वो भेज रहा है, शिप पर गुड्स को लोड किया जा रहा है। उसने क्या किया, शिप रेंट पर लिया, ठीक है। शिपिंग कंपनी होती है जो शिप्स को रेंट पे देगी। अब जब शिप को रेंट पर दिया तो शिपिंग कंपनी उसके लिए चार्जेस लेगी, ठीक है। अब जो गुड्स को भेजने वाला है वो शिप के चार्जेस तभी देगा जब क्या है, गुड्स सेफ कंडीशन पर पहुंच जाएंगी अपने डेस्टिनेशन पर। मतलब जिस प्लेस पर गुड्स पहुंचनी चाहिए उस प्लेस पर अगर गुड्स बिल्कुल सही सलामत सेफ कंडीशन में पहुंच जाती हैं तो ही जो गुड्स का ओनर है शिप के चार्जेस देगा, ठीक है। यानी कि अब जो शिपिंग कंपनी है उसके जो फ्रेट मिलना है, उसको जो भी भाड़ा मिलना है, लाइक बस का किराया होता है, इसी तरह शिप का किराया हो गया। तो वो क्या एक रिस्की सिचुएशन में है कि इन केस अगर गुड्स क्या है रास्ते में क्या हो जाती हैं, ड्यूरिंग ट्रांजिट डैमेज हो जाती हैं, मतलब शिपिंग कंपनी का जो किराया मिलना है वो तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या करती है, जो कार्गो कंपनी होती है वो करवा लेती है फ्रेट इंश्योरेंस, क्योंकि गुड्स का जो ओनर है वो तो चार्जेस देगा नहीं इन केस अगर गुड्स क्या है रास्ते में डैमेज हो जाती है। तो फ्रेट इंश्योरेंस हमने उस किराए का, उस भाड़े का ही क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया कि इन केस अगर गुड्स रास्ते में डैमेज हो भी जाती हैं तो भी शिपिंग कंपनी को उसके जो फ्रेट है, उसके जो चार्जेस हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ, लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्या, लायबिलिटी इंश्योरेंस। अब क्या होता है, जो इंश्योरेंस लिया जाता है थर्ड पार्टी के डैमेज के लिए। जब हम इंश्योरेंस लेते हैं थर्ड पार्टी के डैमेज के लिए उसे बोला जाता है लायबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है। यानी कि आप कहोगे कि थर्ड पार्टी मतलब जैसे क्या है, एक शिप इधर से आ रहा है, एक शिप इधर से आ रहा है, दोनों क्या हो गए, कोलाइड हो गए, एक दूसरे के साथ भिड़ गए। अब क्या है, चाहे इसकी वजह से भिड़ा चाहे इसकी वजह से भिड़ा, यानी कि इसकी वजह से इसका नुकसान हो गया। ये हो गया शिप 1, ये हो गया शिप 2। फर्स्ट शिप की वजह से सेकंड शिप का नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। तो उस केस में फर्स्ट शिप वाले को कंपनसेट ना करना पड़े इसलिए उसने लायबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है कि कल को अगर जो शिप है आपस में कोलैप्स हो जाते हैं, भिड़ जाते हैं, टकर जाते हैं, तो उस केस में जो जिस शिप की वजह से दूसरे का शिप टकरेजा, यानी कि उस पर्सन को लॉस बियर ना करना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी उस शिप के डैमेज क्या करेगी, पे करेगी। लायबिलिटी इंश्योरेंस क्या बताया मैंने, वो इंश्योरेंस, द इंश्योरेंस विच इज टेकन फॉर द डैमेज टू थर्ड पार्टी
एंड कंपनसेशन बीइंग पेबल फॉर द डैमेज इज नोन एज लाइबिलिटी इंश्योरेंस। कि अगर वन शिप क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है दूसरे के साथ, तो फर्स्ट शिप वाले को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा सेकंड को। तो क्या है, ये कंपनसेशन वो किससे ले लेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, अगर उसने लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है। अदरवाइज तो उसे अपनी पॉकेट से देने पड़ेंगे। अगर इसकी वजह से इसके शिप का नुकसान हुआ, ऑब्वियस है ये अपने जो भी डैमेज है, जो भी चार्जेस लगेंगे, कंपनसेशन मांगेगा, तो इसे अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। लेकिन अगर इसने लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है तो जितने चार्जेस ये इसको देगा उतने कंपनी से इसको मिल जाएंगे। आया समझ? क्या करवाया मैंने अब तक? मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरी पार्टी को कि इन केस अगर कोई भी लॉस हो जाता है मरीन की वजह से, मतलब सी वे में ड्यू टू फायर हो जाए, ड्यू टू थेफ्ट हो जाए, किसी भी वजह से अगर डैमेज हो जाती है आपकी गुड्स, आपकी शिप, तो क्या करेगी कंपनी, आपको पे करेगी। कि शिप क्या है, कोलिजन हो गया, या फिर पायरेट्स ने अटैक कर दिया, या फिर कई बार एनिमी कंट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, अटैक कर देती हैं, या फिर कई बार डिसअपियर भी हो जाता है, शिप गायब भी हो जाते हैं रास्ते में, पता भी नहीं चलता, तो उस केस में भी कंपनी क्या करेगी, आपको पे करेगी। देन हमने सब्जेक्ट मैटर के बारे में पढ़ा, कार्गो इंश्योरेंस। जब हम गुड्स का इंश्योरेंस करवाते हैं कि रास्ते में हमारी गुड्स डैमेज ना हो जाए, कि क्या है, साइक्लोन आ गया, या फिर क्योंकि ना वो सीवे से जा रही हैं, पानी के रास्ते से जा रही हैं, तो कई बार एक उसके अंदर मॉइस्चराइज़र वगैरह भी गुड्स का जो होता है वो भी कई बार उस वे से गुड्स के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि गुड्स डैमेज ना हो जाए, कई बार शिप में आग लग जाती है या कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो हम उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाते हैं वो होता है कार्गो इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस, अगर हम शिप का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं हल इंश्योरेंस। देन फ्रेट इंश्योरेंस, कि शिपिंग कंपनी के चार्जेस शिपिंग कंपनी को तो ही मिलेंगे जब गुड्स जो हैं वो सेफ कंडीशन पर डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुंच जाती है, तो ही गुड्स का ओनर क्या है, देगा, चार्जेस देगा। इन केस अगर गुड्स रास्ते में डैमेज हो जाती है तो चार्जेस नहीं मिलते। इसलिए कंपनी क्या करती है, फ्रेट इंश्योरेंस करवा लेती है ताकि उनके जो चार्जेस हैं वो सेफ हो, उनको उनके चार्जेस मिले। देन लाइबिलिटी इंश्योरेंस, अगर जो टू शिप्स हैं जो कोलैप्स हो रही हैं, आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड हो रही हैं, तो जो फर्स्ट पार्टी है उसको क्या है, सेकंड शिप वाले को पेमेंट करेगी, और इन केस अगर उसने लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा रखा है तो कंपनी क्या कर देगी, उसको पे कर देगी। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा है कि क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर को कोई भी डैमेज हो जाता है, कोई भी लॉस हो जाएगा तो उससे उस पर्सन को लॉस होगा। तो एक जो पर्सन है जिस भी शिप का, जिस भी गुड्स का इंश्योरेंस करवा रहा है, उस शिप के अंदर उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे ओनर क्या करवा रहा है, अपने शिप का इंश्योरेंस करवा रहा है, ओनर ऑफ शिप इन हिज शिप, कि कल को क्या है, अगर उसका शिप डूब जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके शिप का कोई नुकसान होता है तो ओनर को नुकसान होगा, यानी कि ओनर का क्या है, इंटरेस्ट है अपने शिप में। इसी तरह क्या है, जो गुड्स का ओनर है उसका किस में इंटरेस्ट होगा, अपने गुड्स में, तो वो किसका इंश्योरेंस करवाएगा, गुड्स का इंश्योरेंस करवाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो पर्सन जो फ्रेट चार्ज करता है उसका इंटरेस्ट किस में होगा, अपने किराए में, तो उसने उसका इंश्योरेंस करवा लिया कि कल को चाहे गुड्स पहुंचे या ना पहुंचे मुझे मेरा किराया मिलना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। उसके बाद आता है सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लाइड वारंटी। अब क्या होता है, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या होता है कि वो चीज़ें
जो पॉलिसी में जिस टाइम पर पॉलिसी ली जाती है ना, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं जो दोनों पार्टीज़ को फॉलो करनी होती है। इन केस अगर दोनों में से एक भी पार्टी उन टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं करती, उन टर्म कंडीशंस को फॉलो नहीं करती, तो वो पॉलिसी क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस तो क्या होती हैं, पहले से मेंशन होती हैं, बट कुछ टर्म्स कंडीशन ऐसी होती हैं जो रिटन फॉर्म में नहीं होती, जो रिटन फॉर्म में नहीं होती, स्पेशली स्पेसिफिकली क्लियरली एक्सप्लेन नहीं की जाती, बट उन टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना ज़रूरी होता है। अगर हम उन टर्म्स कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपनी हमें कंपनसेट नहीं करेगी, यानी कि क्लियर कट वो टर्म्स कंडीशन बताई नहीं गई, बट फिर भी हमें क्या है, उन्हें फॉलो करना है, उसे बोलते हैं हम इम्प्लाइड वारंटी। क्या क्या आ जाता है, फर्स्ट आता है वर्थीनेस ऑफ शिप। जैसे क्या होता है, मान लो आप अपनी गाड़ी पर या फिर अपनी एक्टिवा पे, बाइक पे यहाँ से हिसार जा रहे हो, फतेहाबाद से हिसार जा रहे हो या फतेहाबाद से सिरसा जा रहे हो। अब जाने से पहले आप उसकी कंडीशन को चेक करोगे कि प्रॉपर उसके अंदर पेट्रोल है या नहीं है, टायर में हवा है या नहीं है, या ऐसे ही सीधा लेकर चले जाओगे, नहीं ना, नहीं लेकर जाओगे। कि इन केस आपकी जो गाड़ी है उसको सर्विस करवाने की नीड तो नहीं है, टायर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, ये सब चीज़ें आप चेक करते हो। इसी तरह इम्प्लाइड, मतलब ये चीज़ें लिखी नहीं होती, बट एक जो पर्सन होता है उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वर्थीनेस ऑफ शिप का मतलब क्या है, जो शिप है ना उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे क्या है, इंश्योर्ड की प्रॉपर्टी के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी हो। मतलब शिप जो है वो प्रॉपर कंडीशन में है। अगर शिप को रिपेयर की नीड भी है ना, तो उसे मतलब कि लेकर जाने से पहले अच्छे से रिपेयर करवा लो। तो ये चीज़ मेंशन थोड़ी होगी कि आपकी शिप प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, उसको रिपेयर की नीड है या नहीं है। ये चीज़ें तो क्या होती हैं, इम्प्लाइड होती हैं, इनको फॉलो करना नेसेसरी होता है। तो सबसे पहले वर्थीनेस ऑफ शिप, कि ये देखना कि आपकी शिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन केस अगर आपके शिप को रिपेयर की नीड है तो गुड्स को ले जाने से पहले हमें उसकी रिपेयर करवा लेनी चाहिए। ओके, देन आता है सेकंड, नॉन डेविएशन ऑफ शिप। मतलब अगर आपका शिप प्रॉपर कंडीशन में नहीं है फिर भी आप लेकर जा रहे हो तो कंपनी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेगी, कंपनसेशन नहीं देगी। नॉन डेविएशन ऑफ शिप, अब देखो जिस रास्ते से बाकी की शिप जाती हैं, ऑब्वियस है आपका शिप भी उसी रास्ते से जाना चाहिए। आप जान करके अगर ऐसे रास्ते से लेकर जा रहे हो, आपको पता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो मुझे क्या है, यहाँ पे एनिमीज मिलेंगे, मेरी शिप के डैमेज होने के चांसेस है, मेरी गुड्स क्या है, डैमेज होने के चांसेस है, यहाँ पे पायरेट्स क्या करते हैं, अटैक करते हैं, मैं फिर भी उस वे से लेकर जा रहा हूँ, तो वो तो क्या है, मेरी मिस्टेक है ना। अगर मैं जान करके ऐसे रास्ते से शिप को लेकर जाता हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पर डैमेज होने के चांसेस हैं, और ऐसे रास्ते से लेकर जा रहा हूँ जहाँ से बाकी की शिप नहीं जाती, जहाँ से बाकी की शिप जा रही है ऑब्वियस है मुझे भी अपना शिप उसी रास्ते से लेकर जाना चाहिए, अदरवाइज क्या है, कंपनी मुझे कंपनसेट नहीं करेगी। हाँ, बट इसका भी कुछ एक्सेप्शन है कि इन केस अगर क्या है, बाकी की शिप इस वे से जा रही है, आप इस रास्ते से लेकर जा रहे हो, यानी कि आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो ड्यू टू सम रीज़न, तो कंपनी आपको पे करेगी ड्यू टू सम रीज़न। सम रीज़न मीन्स विच रीजन्स, फर्स्ट अगर क्या है, आपके शिप को, कैप्टन को कोई भी इमरजेंसी आ गई, आपको शिप का जो रास्ता है वो चेंज करना पड़ा। अगर नेसेसरी है आपकी गुड्स की सेफ्टी के लिए, आपको ये लग रहा है कि नहीं इस रास्ते से ही जानी चाहिए अदरवाइज हमारी गुड्स के डैमेज हो जाएंगी, तो आप शिप के वे को, शिप का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकते हो। कोई भी पैसेंजर है आपकी शिप में, उसको कोई मेडिकल हेल्प की नीड होगी,
तो उस केस में भी आप शिप का रूट चेंज कर सकते हो। या फिर कई बार क्या होता है, जो शिप का कैप्टन होता है वो शिप को कंट्रोल नहीं कर पाता, ठीक है, लहरें वगैरह आ जाती हैं तेज, तो उस वजह से शिप कंट्रोल में नहीं हो पाता। उस वजह से भी अगर आपका शिप क्या हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस केस में भी कंपनी आपको पे करेगी, अदरवाइज कंपनी आपको पे नहीं करेगी। तो ये थे 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटी और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक और है थर्ड प्रिंसिपल, या फिर इसी के अंदर ही आ जाता है, हम ये कह सकते हैं फर्स्ट वर्थीनेस ऑफ शिप, कि आपके शिप में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका शिप उसी रास्ते से जाना चाहिए जहाँ से बाकी जाते हैं। और थर्ड आ जाता है लीगैलिटी ऑफ वेंचर, कि जैसे क्या है, मान लो आप यहाँ से कहीं पर जाते हो, रास्ते में टोल टैक्स वगैरह होता है ना, जो आपको पे करना होता है। इसी तरह जब सी वे से भी शिप्स जाते हैं ना, तो रास्ते में क्या होते हैं, कुछ टैक्सेस वगैरह आपको पे करने होते हैं। इन केस अगर आप उन टैक्सेस को पे नहीं करते, ठीक है, तो कंपनी उस केस में आपको कंपनसेट नहीं करेगी, और अगर आपकी गुड्स डैमेज हो जाती है। ओके, उसके बाद आता है डिफरेंस, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। वही चीज, सबसे पहले बेसिस, देन लाइफ, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि जो लाइफ इंश्योरेंस है वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। लाइफ इंश्योरेंस क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है? नो, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इट मीन्स कि चाहे पर्सन की डेथ हो चाहे ना हो, कंपनी आपको कंपनसेट करेगी ही करेगी। बट जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब आपको लॉस होगा तो ही कंपनी आपको कंपनसेट करती है। देन सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव। अब क्या है, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसको करवाने का मेन पर्पस क्या होता है, कि जो हमारी मतलब एक पर्सन जो खुद है और जो उसकी फैमिली है उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बट जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो किस लिए ली जाता है, ताकि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सेफ रहे, उसकी प्रॉपर्टी सेफ रहे। उसके बाद थर्ड आता है लिमिट ऑफ अमाउंट। अब जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हम कितने का भी करवा सकते हैं, हम 50,000 का भी करवा सकते हैं, हम 1 लाख का भी करवा सकते हैं, हम 10 लाख का भी करवा सकते हैं, हम 1 करोड़ का भी करवा सकते हैं, तो कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस है वो क्या होता है, जितनी आपकी प्रॉपर्टी की मैक्सिमम वैल्यू है आप उतने तक का ही इंश्योरेंस करवा सकते हो। कि आपकी प्रॉपर्टी है 10 लाख की, तो ये नहीं कि 10 लाख की प्रॉपर्टी का 50 लाख का इंश्योरेंस करा लो, नहीं, जितने की आपकी प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा का इंश्योरेंस नहीं हो सकता। देन फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन क्या है, कि कंपनी ने आपको पे कर दिया, उसके बाद उस प्रॉपर्टी पे राइट किसका हो जाता है, कंपनी का हो जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक पर्सन की डेथ होगी, अब डेड बॉडी को थोड़ी कंपनी ले जाएगी, नहीं ना, तो इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाई नहीं होता। बट जनरल इंश्योरेंस के केस में प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाई होता है। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, पीरियड। अब जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लिया जाता है, आप कितने भी ईयर्स के लिए ले सकते हो। बट जो जनरल इंश्योरेंस होता है वो मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या होता है, 1 ईयर। उसके बाद आता है 6 पॉइंट, सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट।
जो भी पॉइंट्स हैं आपको आते ही होंगे, हम सब ने ये सारा कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं पहले की वीडियोस में। तो सेफ्टी एंड इन्वेस्टमेंट, तो लाइफ इंश्योरेंस में तो दोनों चीज़ें होती हैं, सेफ्टी भी मिल रही है, साथ में आपका अमाउंट इन्वेस्ट भी होता जा रहा है। बट क्या जनरल के केस में आपका अमाउंट इन्वेस्ट होता है? नहीं होता ना, तो सिर्फ सेफ्टी होती है। देन आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। लाइफ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? जिस टाइम पर हम पॉलिसी लेते हैं, जिस टाइम पर पॉलिसी ली जाती है। बट जनरल में फायर के केस में क्या होता है, जो है दोनों टाइम होना चाहिए, पॉलिसी लेते हुए भी और लॉस के टाइम पे भी। और मरीन के केस में जिस टाइम पर लॉस होता है उस टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 8th पॉइंट, रिस्क। अब क्या है, कंपनी के रिस्क की हम बात कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में कंपनी का रिस्क कम होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन, बहुत रेयर चांस ही होता है कि पर्सन अपने आप को किल करे, अपने आप को मारे, ठीक है। बट जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, रिस्क हाई होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, कंपनसेशन लेने के लिए खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रिस्क क्या होता है, मिनिमम होता है, और उसमें रिस्क क्या होता है, हायर होता है। एंड द लास्ट पॉइंट 9th, सरेंडर वैल्यू। लाइफ इंश्योरेंस के केस में सरेंडर वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है। इन केस अगर आप अपनी पॉलिसी को बिफोर मैच्योरिटी कैंसिल कर देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मनी रिफंड की जाएगी। बट इन केस ऑफ जनरल इंश्योरेंस इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता, कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होती। इट मीन्स इन केस अगर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवाना चाहते हो बिफोर मैच्योरिटी तो आपको कोई भी अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।